हमारे साथ इस वक्त राजू बिष्ट जो कि दार्जिलिंग जिला के एमपी भी हैं और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ की, क्योंकि इस वक्त पहाड़ की राजनीति धीरे धीरे एक बार फिर गरमानी शुरू हो गई है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जब यहाँ से चुनाव लड़ता है तो राजनीतिक बिसात जो होती है वो मुद्दा होता है गोरखालैंड का, और सभी यही वादा करते हैं कि गोरखालैंड के मांग को प्राथमिकता दी जाएगी। जो गोरखालैंड के लोगों की जो डिमांड्स है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में सुना जाएगा। लेकिन कहाँ है ये? सिर्फ वादे ही तो हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देश में जितनी भी बहुत बड़ी विकट समस्याएं थी उन सब का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और दार्जिलिंग पहाड़ तराई डूवर्स की जो समस्या है उसको लेकर के बार बार हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र में भी ये चीज़ लिखी और कहा है कि हम स्थायी राजनीतिक समाधान अवश्य करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूँ। देखिए, ब्रू रियांग की जो समस्या है, जो 25 वर्षों से ज़्यादा लंबे समय तक चला, यानी मिजोरम से करीब 25,000 लोग भाग करके आकर के जो है त्रिपुरा में रहे और 25-30 साल बाद जाकर के उनका समाधान हुआ। अब वो समाधान कैसे हुआ? केंद्र सरकार, मिजोरम की सरकार और त्रिपुरा की सरकार ट्राइपेटाइट टॉक करके तीनों लोग मिल बैठ करके उसका समाधान ढूंढा और समाधान इतना पक्का है। आप देखिए, जब वो त्रिपुरा में आए, त्रिपुरा सरकार ने ये कहा कि इनको रहने के लिए, इनको मकान बनाने के लिए ज़मीन हम देंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि उस ज़मीन पे मकान बनाने के लिए आवास योजना के अंतर्गत हम जो है उनको पैसा देंगे। और मिजोरम की सरकार ने ये कहा कि जो ये ज़मीन छोड़ करके भाग करके त्रिपुरा आए थे और इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन जो मिजोरम में है, आज के मार्केट रेट के हिसाब से उनको पैसा देने का उन्होंने कमिटमेंट किया। जब मतलब केंद्र में भी राज्य में भी एक सरकार रहती है, एक विचारधारा वाली रहती है, तो ये सब चीज़ों का समाधान होना बहुत आसान है। और असल में तकलीफ़ ये है कि दार्जिलिंग की समस्या का समाधान के लिए कभी भी वो माहौल बना नहीं, क्योंकि जब जब भी ट्राइपेटाइट टॉक के लिए केंद्र सरकार ने बुलाया तब तब जो है ममता दीदी ने और टीएमसी ने हाथ खड़े कर दिए। वो कभी उसको सीरियसली लेते ही नहीं थे। उनको लगता था कि दार्जिलिंग की समस्या का समाधान नहीं करना है, क्योंकि दार्जिलिंग की समस्या को दिखाते हुए जो है बाकी बंगाल में उनको राजनीति चमकानी है, ऐसा उनका एक सोच थी। बट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं करती, उसका समाधान हम करेंगे और अवश्य करेंगे। भारत के संविधान से होगा, संवैधानिक होगा। और मतलब दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स की जो जनता है उनको सपनों को पूरा करता हुआ होगा। खबरें आ रही हैं कि बिमल और विनय जो दो अलग गुट थे, अब एक साथ हाथ मिलाने की बात कह रहे हैं। दोनों ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। दार्जिलिंग तराई डूवर्स में जो जितना ममता दीदी के करीब रहता है उतना वो जनता से दूर हो जाता है। और हमने देखा है 2019 के चुनाव में कितनी बुरी तरीके से जो है विनय तामांग जी और उनके साथी लोग हारे थे। अब बिमल जी ने भी वही रास्ता अपनाया है। बिमल जी आज तक नेता थे क्योंकि जनता ने उनको नेता बनाया था, और नेता इसलिए बनाया था क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, मोदी जी के साथ थे। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ थे कि गोरखालैंड के मुद्दे को सुलझाया जाएगा। उनका यही कहना है कि झूठे वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए अब मैं उनका साथ छोड़ रहा हूँ। देखिए, गोरखालैंड की मांग 100 साल से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल से सत्ता में है, और जो है मैं सांसद होने के नाते बार बार ये विषय मैं पार्लियामेंट में भी रखा हूँ और हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इस चीज़ का जिक्र किया है। लेकिन हर चीज़ का समय होता है, उचित माहौल देखना पड़ता है। जब राज्य आने को तैयार नहीं है, टॉक्स के लिए तैयार नहीं है, सो ये सब चीज़ें पब्लिक भी समझती है। लेकिन मोदी जी ने तो किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। मोदी जी पिछले 7 साल में जो देश के लिए कर रहे हैं उसके लिए हम सब गोरखाओं को गर्व है। और जो है गोरखाओं को मारने का काम कभी सीपीएम ने किया और अभी टीएमसी कर रही है, लेकिन मोदी जी ने तो हमेशा संरक्षण दिया है। ये चीज़ जनता जानती है। कोविड के समय में चावल दाल से लेकर के जिस तरह की राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार ने पहुंचाई, जनता मोदी जी के साथ है। आंख बंद करके मोदी जी को वोट मिलेगा और इस चुनाव में विमल जी और विनय जी ये दोनों जो है ख़त्म हो जाएंगे। दीदी कह रही है कि वो वापस आ रही हैं, तीसरी बार वापस आ रही हैं।
देखिए, दीदी नहीं आ रही है, दीदी झूठ बोल रही है और दीदी के अपने नेता, उनके कार्यकर्ता सब हाथ खड़े कर चुके हैं। और आप देख रहे होंगे जिस तरह की हरकतें दीदी कर रही है पिछले दिनों में, इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है कि उनकी ये जमीन खिसक चुकी कहीं है। उकसाने का तो प्रयास नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि दीदी को गुस्सा आ रहा है, आता है जल्दी, इसलिए कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने की तो कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा है, इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री, 2 बार की मुख्यमंत्री, अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो राज्य कैसे चला सकती है वो? उनको तो तुरंत जो है हट जाना चाहिए। सो ऐसा नहीं है, वो बहुत इमोशनल कार्ड खेलती है। अब उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ये जो है चोट का बहाना करके व्हीलचेयर में बैठ गई। अगर व्हीलचेयर में नहीं होती रोज़ 8 से 10 सभाएं कर सकती थी, अब 2 से ज़्यादा सभाएं नहीं कर पा रही है और बाद में यही बहाना बनाएगी कि मैं चुनाव इसलिए हारी क्योंकि मैं सभाएं नहीं कर पाई। ये उन्होंने पहले ही सोच रखा है। अच्छा, ये उन्होंने पहले सोच रखा है, ये आपको कैसे पता चला? मैं बता रहा हूँ ना, नहीं तो वो एक ऐसी नेता है दिन में 8-10 सभाएं कर लेती हैं, लेकिन अब 2 सभाएं करके जो है आराम से बैठी हुई हैं और हार का ठीकरा जो है वो अपने ऊपर न फूट जाए, मतलब आए, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में, हमने देखा कि कलकत्ता में भी नंदीग्राम में अपने शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, और यही हम नॉर्थ बंगाल की बात करें तो जो बड़े चेहरे थे, आप अलग अलग पार्टी की, ना केवल टीएमसी बल्कि सीपीआईएम के भी बड़े चेहरे को तोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में लेके आए। ये इसके पीछे क्या कारण है? क्या अपने पास कैपेबल मैन पावर नहीं है या फिर कोई और कारण है? देखिए, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, भारतीय हैं। और जब भी पार्टी शुरुआत होती है, एक आदमी से शुरुआत होती है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सो कहीं ना कहीं किसी तरह इसी तरह से लोग आए होंगे। सो बंगाल के अंदर में भी जो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से जो है बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सीपीएम के भी कुछ लोग जुड़े हैं, टीएमसी के भी लोग जुड़े। जो अच्छे लोग जुड़ना चाहें, हम उनको मना क्यों करेंगे? जो व्यक्ति, जो नेता देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता है, उनका स्वागत है। हम तो यही कहते हैं भैया, हमारे लिए जो है देश सर्वोपरि है और देश हित में, राष्ट्र हित में जो कुछ करने की क्षमता रखता है, इच्छा रखता है, उनका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो चाय वाला है, लेकिन पश्चिम बंगाल और ये खास तौर पे नॉर्थ बंगाल का जो ये एरिया है, जो टी जिसके बैकबोन माना जाता है, टी इंडस्ट्री को, वो वर्कर्स की हालत तो आपने खुद करीब से देखी है। उनका उद्धार कब होगा? उसके बाद संकल्प पत्र में कब आएगी उनके उद्धार की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर पिछले 1.5 साल में जब से मैं संसद में गया तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ही चाय बागान थी। और आज अगर मैं गर्व से कोई कह सकता हूं तुमने 1.5 साल में क्या किया, तो चाय बागान का समाधान करने में मैं, हमारे जोन बालाजी, इस क्षेत्र के हम सब सांसदों का बहुत बड़ा रोल है। मैं बता रहा हूँ, देखिए समझना पड़ेगा। देखिए, क्या आप सिर्फ प्रश्न करने से उसका हल नहीं होता। देखिए, 176 रुपये उनको मिनिमम वेज मिलता था, अभी चुनाव के ठीक पहले उसको बढ़ा करके 202 रुपया कर दिया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल में मिनिमम वेज एक्ट ये कहता है कि अनस्किल्ड लेबर को भी 350 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन वो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक स्किल्ड वर्कर हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर में वो नियम लागू नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी नहीं है, राज्य की सरकार है। अब क्यों नहीं होता था, उसका बहुत बड़ा कारण था एक पीएलए एक्ट 1951, यानी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, अंग्रेजों के समय का बना हुआ कानून आज भी पश्चिम बंगाल में चल रहा था। वो कानून के रहते हुए कोई भी एक्ट उस पर लागू नहीं होता था, लेबर लॉ लागू नहीं होता था। अभी हमने संसद भवन में जो बिल पास हुआ लेबर कोड को लेकर के, उसके अंदर में बिल समाप्त हो गया है, उसके रूल्स बन रहे हैं। 1-1.5 महीना, 2 महीना ज़्यादा से ज़्यादा और लगेगा। अब सब चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को 350 रुपये मिलेगा। दूसरी उनकी सबसे बड़ी मांग थी पर्जा पट्टा। आज ममता दीदी एनआरसी को नाम को लेकर के डराती है। मैं उनको कहना चाहता हूं, उनकी पार्टियों ने कई बार घोषणाएं की। आरोप तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरा रही है, एनआरसी का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, हमारे इस चाय बागान के क्षेत्र में एक विषय पर्जा पट्टा। लोगों के पास जमीन का अधिकार नहीं है। 200 साल पहले से यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन जमीन की मलकियत उनके पास नहीं है। हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र में ये घोषणा किया है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके बाद सभी लोगों को पर्जा पट्टा देने का काम करेंगे, चाहे वो चाय बागान में काम करने वाले हो, चाहे सिंखोना बागान, डीआई फंड या वन बस्ती में रहने वाले जनता को। तो ये कब से लागू होने वाला है? जैसे पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन जाएगी लागू हो जाएगा। और नहीं आती है तो नहीं लागू होगा? नहीं, उसके बावजूद भी देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे हम कानून बिल पास करके चाय बागान प्लांटेशन लेबर एक्ट को ख़त्म किया और जो है
हम हर तरीके से जनता के साथ हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। और आप जो बोल रही हैं नहीं आएगा, कोई विषय ही नहीं उठता, क्योंकि 200 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, इसमें भी 25 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। 2 मई दीदी का जाना तय है, तो नहीं बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमारे साथ थे दार्जिलिंग जिला के एमपी राजू बिष्ट, और सभी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं। सभी चीज़ों पे इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव के परिणाम आते हैं और जैसे इनकी सरकार बनती है, जो भी पेंडिंग समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान निकाला जाएगा।